एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हमारी है एनसीईआरटी सॉल्यूशन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के ऊपर। क्लास 11 का ये चैप्टर है, बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर भी है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना होता है, आपके जो कैपेसिटीज़ होती है उनको निकालना होता है। तो कभी कभार ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और बेसिकली जो आपका CO2 ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अगर आपने इस चैप्टर की पूरी क्लास लगा रखी है, मतलब ये वाला चैप्टर मैंने भी आपको पढ़ा रखा है, ये क्लास अगर आपने अच्छे से लगा रखी है तो आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और साथ ही में मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि बायोलॉजी में आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका एनसीईआरटी सोल्यूशन ज़रूर देखा करो, क्योंकि यार आपको पता नहीं कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाए। ठीक है, तो एनटीए पेपर बना रहा है, वो पेपर यार सारे एनसीईआरटी के एक कोने से पेपर बनाता है। तो तुम्हें ये नहीं बोला गया है कहीं पर भी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको नहीं करने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको हमेशा एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए आफ्टर रीडिंग योर चैप्टर। सो वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एकता सोनी। लेट्स गेट स्टार्ट विथ आवर सेशन। ठीक है, और हमने ये सीरीज चला रखी है आपके लिए एनसीईआरटी सोल्यूशन। हर चैप्टर के एनसीईआरटी सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आई होप कि आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिफाइन द वाइटल कैपेसिटी एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस। ठीक है, देखो यार वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी आपका, अगर आपको एक फॉर्म में लिखना है तो वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम, जो आप नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। एंड उसके साथ में आपकी जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है और साथ में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, इन सबको जब अपन मिला देते हैं तो दैट विल बी आवर वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी को अगर आप डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो बोल सकते हैं कि ये वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि आप ब्रीद इन कर सकते हो। यू कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने के बाद या फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद में। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन मतलब पूरा का पूरा दम लगा के तुम कितनी भी सांस निकाल दो, उसके बाद में तुम मैक्सिमम कितनी अंदर भर सकते हो, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। एंड वाइस वर्सा आप बोल सकते हैं कि फोर्सफुली इंस्पिरेशन करने के बाद में तुम मैक्सिमम कितनी एयर बाहर निकाल सकते हो, दैट इज द वाइटल कैपेसिटी। ओके, सो ये आप बता सकते हैं यहाँ पर, है ना। सो ये आप बता सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी के बारे में बातें, कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। कभी कभार आपसे इनकी वैल्यू भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी वैल्यू। तो आप टाइडल वैल्यू 500 ml, ये 2500 है ना, ये आपकी 1100, आप इसको प्लस करके बता सकते हैं कितना अमाउंट आ जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल ब्रीदिंग। या देखो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में जो आपकी वॉल्यूम आपके एयर में रहती है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में कितनी एयर आपकी लंग्स में रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, देखो यार आपके लंग्स में जो सबसे ऐसी वॉल्यूम जो हमेशा और हमेशा रहती ही है, जो कभी भी हटती नहीं है, हमेशा आपकी लंग्स में रहेगी, दैट इज दी आरवी, राइट। आपकी आरवी जो होती है वो हमेशा इसमें रहती है। एंड इसके साथ में बेटा आपके पास में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ना, उसको आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन करके जोर लगा के जितना निकाल सकते हो, टाइडल वॉल्यूम इसके ऊपर होती है। तो टाइडल वॉल्यूम तो आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, वो होता है। अगर मानो ये कर दूं तो उसमें टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ ये भी निकल गई, ईआरवी भी निकल गई। तो होता है क्या ना कि अगर आप नॉर्मली, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप जब नॉर्मली ब्रीथ करते हो, तो नॉर्मली ब्रीथ करने में बेटा हम टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालते हैं, ईआरवी नहीं निकालते। ईआरवी तब निकालते हैं जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन करेंगे। फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने का मतलब होना, फोर्सफुली एक्सपिरेशन करने का मतलब है कि टीवी भी निकल रहा है और ईआरवी भी निकल रहा है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में जो लंग्स में वॉल्यूम बच जाता है एयर का, दैट इज ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, ईआरवी प्लस आरवी इज इक्वल टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपकी हो जाती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एफआरसी इज इक्वल टू ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है। अगर आप इसको प्लस करके भी देख लेंगे टोटल अमाउंट कितना आता है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर्स इन एल्वियुलर रीजन ओनली एंड नॉट इन द अदर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाई। तो देखो यार एल्वियुलर रीजन में ही हमारा मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज होता है, बाकी के अदर रीजन में नहीं होता है। सबसे पहला इसका क्या रीजन है। देखो यार गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो वॉल होती है जहाँ से गैस का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो जो वॉल होती है जहाँ से हम गैस का एक्सचेंज कर रहे हैं, वो पतली होनी चाहिए, बहुत पतली थिन वॉल होनी चाहिए। तो अगर अपन एल्विलाई देखेंगे बच्चों, तो ये एल्विलाई जो होती है ना, बहुत थिन वॉल होती है, इसकी बहुत ज़्यादा पतली वॉल है,
बहुत ज़्यादा पतली वॉल होती है, थिन वॉल होती है, जो कि आसानी से क्या कर सकती है, गैसेस एक्सचेंज कर सकती है। एंड साथ ही साथ में बच्चों ये जो है परमिएबल होती है रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए, तो फटाफट इसमें से ऑक्सीजन एंड CO2 का लेन देन हो जाता है। जितनी पतली वॉल होगी उतना ही आसानी से इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा। साथ ही में ये आप देख पा रहे हैं कि एल्वेलाई जो होती है वो कुछ इस तरीके से इसकी जो सरफेस होती है वैसे घूमी हुई होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये जो घुमाव इसमें आए हुए हैं, बलून टाइप्स, ये इस तरीके से आपको जो दिखती है, ये आते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए हम एल्वेलाई को प्रेफर कर रहे हैं फॉर दी गैसेज एक्सचेंज, है ना। तो सरफेस एरिया यहाँ पर ना ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा आप उतनी ही वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में ये जो है हाईली वैस्कुलर होती है। अगर आपने कभी भी डायग्राम देखा हो अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें आपने एल्वेलाई अगर देखी हो, तो एल्वेलाई के ऊपर यार आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर जाल बनाती हैं। ब्लड कैपिलरीज एल्वेलाई के ऊपर जाल बनाती हैं, है ना। इसमें आपकी CO2 ले जाने वाली, CO2 को ट्रांसपोर्ट करने वाली और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाली ब्लड कैपिलरीज जो होती है उसके ऊपर जाल बनाती हैं इस तरीके से। तो ये जाल जो होता है ना, यहाँ से क्या हो सकता है कि हम बोल सकते हैं कि हाईली वैस्कुलर है। वैस्कुलर का मतलब होता है कि ये आपको क्या देंगी, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर का ट्रांसपोर्ट करवा सकती है, मैक्सिमम एयर का एक्सचेंज करवा सकती है, गैसेज एक्सचेंज करवा सकती है। तो ये हाईली वैस्कुलर भी होता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण है जिसकी वजह से हम एल्वेलाई को ही प्रेफर कर रहे हैं फॉर दी गैसेज ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज, राइट। थिन वॉल का होना, सरफेस एरिया इंक्रीज होना एंड हाईली वैस्कुलर होना, ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स फॉर CO2। तो देखो यार, CO2 के लिए मेजर ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स होती है, उसको एक्सप्लेन अगर हम करें तो सबसे पहला हमारे पास जो 100% CO2 आती है वो सबसे पहले 7% किस में घुल जाती है, प्लाज्मा के अंदर घुल जाती है, डिजॉल्व स्टेट के अंदर, है ना। तो ये डिजॉल्व स्टेट में हो जाएगी। एंड साथ में बच्चों पीछे जो बच गई हमारे पास में 25%, 20 to 25% जो होती है वो हमारे पास में किस में आ जाती है, किस में आ जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ में, यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है वो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है बच्चों, है ना, है ना। ये आपके पास में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। हम बोल सकते हैं कि CO2 जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होकर 20 से 25% ये कर सकता है। एंड साथ ही साथ में आप बोल सकते हैं कि आपके पास में जो 70% CO2 होती है वो किस फॉर्म में जाएगी, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगी, ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगी। सो बाइकार्बोनेट के फॉर्म के अंदर जो है आपकी 70% CO2 जाती है। और आपको पता है बाइकार्बोनेट का फॉर्म में आपको पता है कि HCO3- बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जाती है ना। इसका पूरा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये एल्वेलाई के पास में किस तरीके से बिहेव करती है और आपकी टिश्यूज़ के पास में किस तरीके से बिहेव करती है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ दूँ तो टिश्यूज़ के पास में कैसे होता है कि ये टिश्यू है, इस टिश्यू ने क्या किया, CO2 प्रोड्यूस करी, ठीक है। जैसे ये CO2 प्रोड्यूस करता है, ये ब्लड कैपिलरीज के पास जा रही है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरी के अंदर जो RBC प्रेजेंट होती है, RBC है ना, यहाँ पर RBC है। तो ये RBC के अंदर जो CO2 होता है ये क्या करता है, पानी के साथ में अटैच होगा और यहाँ पर क्या बना देता है, H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड बनाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर ये जो होता है बच्चों, ये टूट जाता है। ये सारी की सारी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है। फिर क्या होता है, ये H+ आयन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है ब्लड कैपिलरी के अंदर और ये क्या बना देता है, एक एसिड बना देता है जिसको हीमोग्लोबिनिक एसिड कहते हैं। फिर ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है ना, ये क्या करता है, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बाहर निकल जाता है किसके, ये RBC के बाहर आ जाता है ना, प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। और फिर ये बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि माइनस आयन बाहर आ गया है, प्लस आयन इसके साथ अटैच हो गया है, तो आपको पता है माइनस आयन अगर बाहर आ गया तो माइनस को हम बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोराइड शिफ्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट होता है, क्लोरीन जो होता है वो इसके अंदर एंट्री मारता है। फिर ये पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम चलता रहता है। फिर ये ब्लड जैसे ही एल्वेलाई के पास पहुँचेगा तो ये सारी प्रोसेस उल्टी होने लगती है। प्रोसेस उल्टी कैसे होएगी कि हीमोग्लोबिनिक एसिड जो होता है वहाँ पर जाके फिर से टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन और H+ बना देगा। फिर वहाँ पर जाके वापस से ये नियर एल्वेलाई के अंदर होता है, ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई के पास में कैसी सिचुएशन होती है ध्यान से देखिएगा। ये H+ टूट के आ गया, इसके पास में प्लस HCO3- बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो वापस अंदर आ जाता है। जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन अंदर आएगा तो क्लोराइड आयन वापस बाहर चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोल देते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोल देते हैं। इसको हम हैमबर्गर
फिनोमिना भी कह देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो जाता है एंड इसके साथ में H+SCO3- अटैच हो जाते हैं, फिर वापस बाइकार्बोनेट बन जाता है और बाइकार्बोनेट जो होता है वो टूट जाता है और वापस से CO2+H2 बन जाता है। तो यहाँ ये जो CO2 होती है वो रिलीज हो जाती है और एल्वेलाई को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। तो आप ये डायग्राम बना के भी शो कर सकते हैं और आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखवाया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। ओके, सो ये हो गया आपका नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन की तरफ चलें। व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर्ड टू दोज इन द एल्वेलर एयर। तो देखो यार, आपको पता है कि ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, ABCD का क्वेश्चन है बच्चों। तो PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 PCO2 क्या होगा अगर हम कंपेयर करें उसको एल्वेलाई से। तो एल्वेलाई से PO2 को अगर हम एटमॉस्फेयर में कंपेयर करें तो बच्चों एल्वेलाई में PO2 ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। तो PO2 जो है वो एल्वेलाई एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा, एल्वेलाई में ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारी एल्वेलाई है, वन सेकेंड बच्चों, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर तो बेटा आपकी एल्वेलाई के मतलब एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर आपसे पूछा गया, कंपेयर करा गया एल्वेलाई से। ओके, सो बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर आपका जो PO2 होता है वो ज़्यादा होता है ना, एंड PCO2 जो होता है वो एल्वेलाई के कंपैरिजन में कम होता है ना। एल्वेलाई के कंपैरिजन में बेटा PCO2 जो होता है वो कम होता है और एल्वेलाई में PCO2 ज़्यादा होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो आप इतना बता सकते हैं, आपकी NCERT में भी गिवन है ये पूरा डेटा, अगर आपने वो कभी टेबल देखी होगी, है ना, उस टेबल के अंदर जो नीचे नीचे टेबल दे रखी है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर से रिलेटेड भी दे रखा है, PCO2 PO2 का अमाउंट एंड साथ में एल्वेलाई के अंदर कितना होता है एंड साथ में टिश्यू में कितना होता है, वो सब कुछ दे रखा है वहाँ पर डेटा। तो आप देखेंगे ना वहाँ पर PO2 जो होती है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है और एल्वेलाई में कम होती है। एल्वेलाई में लगभग 104 के अराउंड होती है और PO2 ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, 104 से ज़्यादा होती है। तो आप बोल सकते हैं कि PO2 इज़ ग्रेटर इन एटमॉस्फेयर एंड CO2 जो होती है वो लेस होती है, क्योंकि CO2 हमारी 0.3 ही है एटमॉस्फेयर में, जबकि वहाँ पर जाके 40 के अराउंड हो जाती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो CO2 जो होती है वो लेस होती है, PO2 हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर इसका हो जाएगा। इसी के साथ में बेटा आगे वाले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखो यार, नॉर्मल कंडीशन में तुम सांस अंदर लेते हो, इंस्पिरेशन करते हो, वो किस तरीके से होता है। तो इंस्पिरेशन करने के अंदर या सबसे पहले क्या होगा, हमें हवा को अंदर भेजना है। हवा हमेशा और हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हमको क्या करना है बच्चों, हमारे जो लंग्स हैं, है ना, लंग्स खुद अपना वॉल्यूम नहीं मैनेज कर सकते, तो हमें पूरी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है। तो पूरी थोरैसिक कैविटी का मुझे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि हमको पता है कि PV = nRT के अकॉर्डिंग अगर हमारी बॉडी पे अगर हम ये इक्वेशन अप्लाई करें, गैसेस एक्सचेंज के ऊपर अप्लाई करें, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, N इज कांस्टेंट, नथिंग बट PV = कांस्टेंट हो जाता है। तो PV = कांस्टेंट के अकॉर्डिंग P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगी तभी तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर वॉल्यूम कम करूंगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे क्या करना है, अगर मेरी एयर को बाहर से अंदर लाना है, दैट मीन्स कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंट्री करवानी है, क्योंकि बॉडी के अंदर लो प्रेशर होगा और बाहर हाई प्रेशर होगा, तभी हवा अंदर आएगी, राइट। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लाना है, तो अगर मुझे अंदर अपनी चेस्ट कैविटी में लो प्रेशर रखना है तो मुझे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। तो लो प्रेशर का मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज्ड, राइट। वहाँ पे वॉल्यूम अंदर मुझे ज़्यादा रखना पड़ेगा, बाहर वॉल्यूम कम रखना पड़ेगा। तो अंदर वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना बच्चों, यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारी फ्रेनिक मसल होती हैं, फ्रेनिक मसल कौन सी होती है, डायफ्राम वाली मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे ही वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आपको पता है कि आपका जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके बाद में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती हैं, ये मसल्स भी होती हैं जो आपकी रिब्स के बीच में होती हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो दो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है। सो अगर आप देखेंगे बेटा, आपके पास में फ्रेनिक मसल जो होती है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आपका वॉल्यूम इंक्रीज करती है। जैसे ही फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डायफ्राम कैसा हो जाता है, नॉर्मल डायफ्राम ऐसा होता है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लगभग चपटा होने लगेगा ये, है ना। तो जैसे ही चपटा हो जाएगा तो पहले क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम यहाँ तक ही आ रहा था, एयर यहाँ तक ही आ रहा था, अब एयर यहाँ तक आएगा, मतलब इतना एयर एक्स्ट्रा आएगा। तो एक्स्ट्रा एयर आने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने, राइट। तो हमने जैसे ही हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ऐसे
इस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और ये वाला एक्सिस होता है एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। इसके साथ में एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ, एंड साथ में बच्चों क्या होता है, फिर इसके बाद EICM जो होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। जैसे ही बच्चों ये कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तब क्या होगा कि आपका जो वॉल्यूम होता है पूरी चेस्ट कैविटी का, थोरैसिक कैविटी का, ये आपका डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये डोर्सोवेंट्रल एक्सिस होता है और ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होता है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर में फ्रेनिक बढ़ता है और डोर्सोवेंट्रल में EICM की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि डोर्सोवेंट्रल वॉल्यूम जो होता है बेटा, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर सब जगह बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि थोरैसिक कैविटी में प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। थोरैसिक कैविटी का कंप्लीट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डाउन हो जाएगा। अगर प्रेशर अंदर डाउन है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो वॉल्यूम एयर कहाँ आ जाएगी, बाहर से अंदर आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन होती है बेटा, ये नॉर्मल कंडीशन में हम इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, हाउ इज द रेस्पिरेशन रेगुलेटेड। तो देखो यार, आपका रेस्पिरेशन जो होता है ना वो एक रेगुलेशन में चलता है। ऐसे नहीं कि आप कभी भी कुछ भी कैसे भी रेस्पायर कर रहे हो, है ना। तो आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट किया जाता है, कौन करता है, ऑब्वियस ही बात है कि ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, RRC प्रेजेंट होता है, जो कि चीफली रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के रेगुलेशन प्रोसेस के लिए। तो हमारा जो भी RRC फंक्शन करता है, उस RRC को भी रेगुलेट करने के लिए, उसका भी काम संभालने के लिए पता है कौन बैठा रहता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर बैठा रहता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ना, वो क्या करता है, अपनी सिग्नल्स भेजता है और साथ ही में क्या करेगा, इंस्पिरेशन रेट को जो है बच्चों वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमेशा इंस्पिरेशन रेट को रिड्यूस करता है। आपको पता है कि RRC जहाँ पे लोकेटेड होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, RRC के जस्ट पास में आपके पास एक कीमो सेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, आपका कीमो सेंसिटिव एरिया का क्या काम होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है वो RRC के पास में होता है, और ये सेंसिटिव होता है किसके लिए, H+ आयंस के लिए। H+ आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमेशा सेंसिटिव होगा। जब भी H+ आयन और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब अमाउंट बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारे के सारे सिग्नल्स किसको भेजे जाएंगे, आपके RRC को भेजे जाएंगे। कीमो सेंसिटिव एरिया यही काम करता है। तो इनके प्रति ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये सारे सेंटर RRC को भेजे जाते हैं, मतलब सारे सिग्नल्स RRC को भेजे जाते हैं। और इससे क्या किया जाता है, इन सारे कंपाउंड्स को जो हमारी बॉडी में बढ़ गए, जो हमें नहीं चाहिए, इनको बाहर एलिमिनेट किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन का जो बढ़ा हुआ अमाउंट होता है वो ब्लड में फटाफट डिटेक्ट कर लिया जाता है कीमो सेंसिटिव एरिया के थ्रू। एंड साथ साथ में हमारे पास में कैरोटिड आर्टरी होती है, वो भी इनको डिटेक्ट कर लेती है। कैरोटिड आर्टरी एंड अओर्टा जो होती है वो भी क्या करती है, इन आयंस की अमाउंट को सेंस कर लेती है। एंड सेंस करने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इंक्रीज होगा तो RRC के पास में सिग्नल जाएगा, RRC के थ्रू बच्चों इंस्पिरेशन रेट जो है वो कम करवा दी जाती है न्यूमोटैक्सिक सेंटर के थ्रू। और इसके थ्रू क्या हो जाता है बच्चों, आपका पूरा रेगुलेशन हो रहा होता है रेस्पिरेशन का। याद रखिएगा, ऑक्सीजन कभी भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो यहाँ पर आपकी बॉडी कुछ नहीं करेगी, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। हालांकि CO2 बढ़ जाना या ऑक्सीजन कम हो जाना एक ही बात है, बट हाँ आपको कभी ये नहीं बताना कि ये ऑक्सीजन के प्रति कभी भी सेंसिटिव होता है। कीमो सेंसिटिव एरिया, कैरोटिड आर्टरी, एओर्टा कभी भी ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं। ये H+ आयन CO2 के प्रति सेंसिटिव होते हैं। अगर आप इनका अमाउंट बढ़ाओगे तभी ये एक्टिविटी अपनी शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये आपका रेगुलेशन हो जाता है रेस्पिरेशन का। आगे चलते, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे PCO2 का क्या इफेक्ट होता है। देखो यार, इसका PCO2 का क्रूशियल रोल होता है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर। आपको पता है कि हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेगी, एल्वेलाई से ब्लड से, और ब्लड से टिश्यू की तरफ, राइट। हमारी ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एल्वेलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू की तरफ हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ये पूरा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है। लेकिन वहीं मैं अगर CO2 की बात करूँ तो CO2 का लेवल एल्वेलाई में क्या होता है, कम होता है, राइट। एंड हमारा जो टिश्यू होता है उसके अंदर CO2 का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। आपको पता है कि जहाँ पर भी CO2 का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो जाती है, ब्रेक हो जाती है।
आपको पता है कि एल्वेलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन जब भी आएगा हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे कि विराट और अनुष्का विरुष्का बनाते हैं, वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ बन जाता है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका बन जाता है यहाँ पर जहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, तो टिश्यूज़ में CO2 बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। तो जैसे ही ये ब्लड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड टिश्यू के पास से गुजरेगा, तो टिश्यू में CO2 अमाउंट को देखते ही अपनी बॉन्डिंग ब्रेक कर देगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन अगेन। ठीक है, तो CO2 हमेशा, CO2 का इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर CO2 जहाँ पे ज़्यादा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग टूट जाएगी और आपका जो ग्राफ होता है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि सिग्मॉइड कर्व होता है, ये सिग्मॉइड कर्व जो होता है वो राइट साइड में शिफ्ट भी हो सकता है ना, राइट साइड में क्या हो सकता है, शिफ्ट भी हो सकता है। तो ये जो होता है बच्चों, आप बता सकते हैं कि ये CO2 का इस पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, व्हाट हैपेंस टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन मैन गोइंग अप अ हिल। देखो यार, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, एज वी गो अप हायर, है ना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एल्टीट्यूड के ऊपर, तो आपने देखा होगा इकोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पर क्या होता है ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता जितना अपने नॉर्मल एरियाज़ में रहता है। तो ऑक्सीजन यूजुअली कम देखने को मिलता है, लेसर। ठीक है, विच मीन्स टू से कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, PO2 जो होता है वो डिक्लाइन कर जाता है जैसे हिल्स के ऊपर जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। ठीक है, तो PO2 कम हो जाएगी और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली PO2 क्या होगा, कम जाएगा। और ऑक्सीजन अगर कम जाएगा तो लेस ऑक्सीजन सप्लाई होगी, हम बोल सकते हैं लेस ऑक्सीजन सप्लाई होगी, और तो हमारी बॉडी डिमांड करने लगेगी किसके लिए, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोर। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ऑक्सीजन इन ब्लड, है ना, हम ब्लड में ऑक्सीजन को इंक्रीज करना चाहते हैं, ताकि ब्लड में ऑक्सीजन इंक्रीज होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और साथ में हमारी पूरी टिश्यूज, पूरी सेल्स बॉडी के अंदर ना ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, ताकि हमारी बॉडी की जो डिमांड है उसको मीट किया जा सके, है ना। इसलिए हमारी बॉडी जो है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट रेट हमारी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट आपका ज़्यादा पहले से ज़्यादा धड़कने लगता है, हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो जाती है, ताकि आप उसको मैनेज कर पाएँ कि आप अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पूरा ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। उस डिमांड को हमें पूरा करने के लिए हमें या तो फटाफट सांसें लेनी पड़ती है, रैपिडली हम ब्रीथ करते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं, रैपिडली ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है, साथ में हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के वहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन एन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर क्या होता है साइट गैसेज एक्सचेंज करने का, तो गैसेज एक्सचेंज का इंसेक्ट में साइट होता है बेटा ट्रैकिया। क्या होता है, ट्रैकिया। अगर हम कॉकरोच की बात करें, है ना, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होती है बेटा, इसके पास में ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोल देते हैं, स्पाइरेकल्स बोल देते हैं। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, इसको क्या बोल देते हैं, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पाइरेकल्स। इसके थ्रू जो है वो जितनी भी एयर हमें ट्रांसफ़र करनी है वो स्पाइरेकल्स के थ्रू आती है। तो स्पाइरेकल्स के थ्रू ही हमारी एयर एंटर कर रही होती है। एंड स्पाइरेकल्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरेकल्स आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ एब्डोमेन ऑफ द इंसेक्ट। जो इंसेक्ट का एब्डोमेन होता है बच्चों, इसके साइडों में यहाँ पर जो होते हैं स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अ पेयर ऑफ स्पाइरेकल आर फाउंड ऑन ईच सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन। आपको पता है इंसेक्ट की बॉडी जो होती है सेगमेंटेड बॉडी होती है, हर एक सेगमेंट, ये सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के ऊपर आपको एक जोड़ा दिख जाएगा स्पाइरेकल का, हर सेगमेंट के ऊपर। कौन सा सेगमेंट है ये बेटा, एब्डोमेन का, एब्डोमेन सेगमेंट की बात कर रही हूँ। तो हर एक एब्डोमेन सेगमेंट के ऊपर आपको एक स्पाइरेकल का जोड़ा दिख जाता है। फर्दर मोर ये ट्रेकिया जो होती है वो ब्रांचेस बनाती है इनटू द स्मॉलर ट्यूब्स अंटिल दे रीच द लेवल ऑफ टिश्यू। जब तक ये ट्रेकिया अपना इतने छोटे ब्रांचेस बना लेती हैं कि जब तक ये अपने टिश्यू तक ना पहुंच जाए तब तक ये ब्रांचेस बनाती रहती है ना। उसके बाद में बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी ट्रेकिया के थ्रू ही आती है। ऑक्सीजन अगर ट्रेकिया के थ्रू जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ ट्रेकिया के थ्रू ही आएगी। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है इंसेक्ट के अंदर स्पाइरेकल्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर द सिग्मोइडल पैटर्न। बेटा सिग्मोइडल पैटर्न के ऊपर क्या आपका रीजन हो सकता है। सबसे पहले ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो सिग्मोइड होता है। देखिए कुछ इस तरीके से है ना।
तो ये आपको कैसे शो किया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका परसेंट सैचुरेशन होता है, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ पर आप लिखेंगे परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और यहाँ पर लिखते हैं आप PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर ऐसे काउंट करते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है, एफिनिटी ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन escalate when the first molecule of oxygen binds to hemoglobin. This is why oxyhemoglobin formation is rapid and is represented by the steep slope of S curved as observed. यानी कि आपको बोला जा रहा है कि जो आपका ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच कर सकता है। तो अगर एक हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा, मतलब हमारा जो पहला हीमोग्लोबिन होता है वो पहले एक ऑक्सीजन के साथ अपने अटैच होगा, फिर दूसरे के साथ अटैच होगा। जब दूसरे के साथ में अटैचमेंट जब उसका होता है, दूसरे के साथ में जैसे ही अटैचमेंट होगा, बाइंडिंग होगी, तो ये जो होती है थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये सिग्मोइडल पैटर्न जो होता है बच्चों, ये किस वजह से आता है, 1 सेकेंड, यस बच्चों, तो सिग्मोइडल पैटर्न जो होता है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व 2 प्रॉपर्टीज की वजह से आ रहा होता है। आपको पता है कि आपका, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि आपका सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से कैसे होता है, 4 आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होते हैं। तो आपको पता है 25% यहाँ तक अटैच हो जाएगा, 25% के बाद में आपका 50% यहाँ पर अटैच हो जाता है, इसके बाद में आपका बेटा 75 होता है यहाँ पर, फिर आपका जाके यहाँ पर होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपका ऑक्सीजन धीरे धीरे अटैच हो रहा है। तो मिनिमल लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन अकर्स अबाउट PO2 ऑफ 70-80 Hg mm of Hg डिस्पाइट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेंशन ऑफ ऑक्सीजन बियॉन्ड दिस, ठीक है। तो इसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे 70, अगर अपन बात करें यहाँ पे 75 है ना, तो 75% सैचुरेशन जो होता है वो हीमोग्लोबिन का यहाँ पर हो जाता है ना। इसके बाद में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके बाद में, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि इतना रैपिडली वो बाइंड नहीं करता हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, इसलिए थोड़ा सा कर्व जो होता है ना वो थोड़ा सा बेंड कर जाता है, थोड़ा सा घूम जाता है, सिग्मोइड कर्व आ जाता है ये। एनी फर्दर डिक्लाइन इन PO2 आफ्टर 40 mm of Hg, अगर अपन बात करें, अगर मानते हैं ये 50 है तो बेटा 40 यहाँ तक होगा, 40 के बाद में थोड़ा सा क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है ना। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग होता है वो थोड़ा डिक्लाइन होने लगता है, एंड इसकी वजह से आपको ये जो कर्व होता है वो देखने को मिलता है कि पहले तो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, एकदम रैपिडली इंक्रीज होगा, उसके बाद में थोड़ा सा आपका बाइंडिंग जो होती है वो धीरे धीरे होती है, इस वजह से ये कर्व जो होता है वो बेंडेड दिखता है, आपको बेंड कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कर्व जो है वो बेंड दिख जाता है। उसके बाद में अपन बात करें, हैव यू हर्ड अबाउट हाइपोक्सिया, ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। हाइपोक्सिया एक्चुअली क्या होता है और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो यार, हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आपको बोल सकते हैं हम हाइपोक्सिया होता है, कि हमारे टिश्यूज़ को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास में 2 तरीके की हाइपोक्सिया आ जाती है। अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, NCERT में गिवन नहीं है ज्ञान। पहला ज्ञान आप लिख सकते हैं कि हमारे पास में 2 तरीके की हाइपोक्सिया होती है, एक आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया होता है, आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया होता है, और एक आपके पास में होता है बच्चों एनेमिक हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है कि जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होती है इन एयर एज एट हाई एल्टीट्यूड, जब अपने पास में जब अपन हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर मतलब हिली एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से वो हाइपोक्सिया हमें आर्टिफिशियली हाइपोक्सिया होता है। माउंटेन सिकनेस हम इसको बोल देते हैं, माउंटेन सिकनेस के टाइम पर होता है ये बच्चों, माउंटेन सिकनेस, है ना। तो माउंटेन सिकनेस में क्या होता है बच्चों, दिस इज कैरेक्टराइज बाय द ब्रीथलेस, हेडेक, डिजीनेस, है ना, वहाँ पर हेडेक होने लगता है, डिजीनेस आने लगती है, स्किन आपको थोड़ा ब्लूइश दिखने लगता है। तो ये माउंटेन सिकनेस होती है, आपको आर्टिफिशियली हाइपोक्सिया हो गया है। एनेमिक हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, है ना, क्योंकि देखो ड्यू टू एनीमिया, अगर आपके पास में आपको एनीमिया हो रखा है, यानी आपकी ब्लड की, आपके अंदर जो है ब्लड की कमी हो रखी है, तो आपका ब्लड जो है उतना ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा जितना वो कर सकता है। तो वो उतना कैरी नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका मतलब आपको पता है हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो उसकी ज़्यादा एफिनिटी
कार्बन मोनोऑक्साइड से भी होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम जा रहा है, आपकी बॉडी ऑक्सीजन को नहीं, आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को नहीं अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहा है, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर ड्यू टू एनीमिया नहीं कर पा रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये पॉइजनिंग हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या एनीमिया की वजह से जो है आपकी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है। एंड इन दोनों ही केसेस में हम बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना इज़ अवेलेबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, है ना। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया, दोनों के अंदर ही आपके पास में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है वो एकदम सुनसान खाली बैठा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी के अंदर पूरी अच्छे तरीके से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी ऑक्सीजन की, है ना। उसके बाद में करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन आईआरवी एंड ईआरवी। देखो यार, आईआरवी क्या होता है? आईआरवी इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली जो हम इंस्पायर करते हैं आफ्टर इंस्पायर्ड नॉर्मल इंस्पिरेशन। जैसे देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, टीवी होता है, टीवी के ऊपर आपका आईआरवी आता है, फिर नीचे ईआरवी आता है, फिर आरवी आता है, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इस तरीके से अपना होता है। अगर हम बोले कि भाई हम नॉर्मली ये वाली एयर बाहर निकालते हैं, है ना, नॉर्मली ये वाली एयर बाहर निकालते हैं, तुम फोर्सफुली और निकालोगे, फोर्स और लगाओगे तो ये वाली एयर और बाहर निकल जाएगी बच्चों, है ना। तो फोर्सफुली निकाली गई एयर है आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग। आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग हम फोर्सफुली कितना एयर बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज आईआरवी, ओके। एंड आफ्टर फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग हम कितना फोर्सफुली और एक्स्ट्रा एयर बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज ईआरवी, है ना। और आईआरवी क्या हो गया? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, की नॉर्मल वॉल्यूम तो हम ले ही रहे हैं, सांस अंदर ले ही रहे हैं, नॉर्मली तो ले रहे हैं, और अगर हम गहरी सांस लेंगे तो वो एक्स्ट्रा एयर गई है, टीवी के अलावा एक्स्ट्रा एयर गई है, तो वो आईआरवी हो जाता है। और एक्स्ट्रा एयर मैं बाहर निकालना चाहती हूँ, नॉर्मली सांस निकाल रही हूँ वो ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा बाहर निकाल देती हूँ, तो दैट इज ईआरवी, ठीक है। ये डिफरेंस इनके बीच में हो जाता है। फिर इनके अमाउंट का डिफरेंस बता सकते हैं, 2500 होती है, लगभग 1100 होती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? देखो यार, कैपेसिटी और वॉल्यूम्स के अंदर फ़र्क क्या होता है ना, अगर आप कैपेसिटी की बात करो तो टोटल कैपेसिटी कितनी है तुम्हारी, तुम टोटल कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हो फोर्सफुली इंस्पिरेशन करने के बाद। मतलब तुम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हो, साथ में फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो मैक्सिमम तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है कि तुम कितना अंदर अपनी एयर ले सकते हो, उसको बोलते हैं आईसी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कि कितनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कितना इंस्पिरेशन मैक्सिमम तुम कर सकते हो। तो हम उसे बोलेंगे टीवी तो हम कर ही सकते हैं, और आईआरवी भी हम साथ में कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो हम बोलेंगे कि हम टीवी तो बाहर निकाल ही सकते हैं, साथ में जो एक्स्ट्रा एयर होती है जो फोर्सफुली हम निकाल सकते हैं वो ईआरवी हो जाता है ना। उसके बाद में बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वाइटल कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी तीनों को मिला देते हैं तो वाइटल कैपेसिटी हो जाती है ना। सो एंड इसके बाद में आपका आ जाता है क्या? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है बेटा? जो वाइटल कैपेसिटी होता है उसमें आरवी भी ऐड कर दो। आरवी क्या हो जाता है? आपका पूरा का पूरा जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना, वो भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो टोटल आपका ये हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है कि आपके लंग्स में कितनी एयर मतलब भर सकती है टोटल, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम एंड फाइंड आउट द टाइडल वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर अ हेल्दी ह्यूमन इन 1 आवर। देखो 1 आवर में आपको अपना कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आप देखेंगे टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है। मैंने आपको बताया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होगा। टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम जो होता है, हम नॉर्मली बैठे बैठे हैं, कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें कोई जोर नहीं आ रहा, हम जितनी एयर बाहर निकाल रहे हैं, जितनी एयर अंदर ले रहे हैं, दैट इज़ अ टाइडल वॉल्यूम, जो कि हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है ना। तो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग है, वो नॉर्मल ब्रीदिंग में हम जितना भी एयर बाहर निकाल रहे होते हैं, जितना भी एयर अंदर ले रहे होते हैं, दैट इज़ दी टाइडल वॉल्यूम। एंड टाइडल वॉल्यूम विल बी 500 ml। ये 500 ml होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली हेल्दी इंडिविजुअल का, है ना। तो ये हेल्दी इंडिविजुअल कैन एक्सपायर एंड इंस्पायर नियरली पर मिनट कितना कर सकता है ना, 12 से 16 टाइम हम क्या कर सकते हैं, 12 से 16 टाइम 1 मिनट में सांस ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बेटा इसको 1 मिनट के हिसाब से निकालूं, है ना, 1 मिनट में 12 से 16 बार आप सांस लेते हैं, तो अगर आप 1 मिनट के अंदर अगर आप सांस बेटा इस टाइडल वॉल्यूम को निकालेंगे तो ये तो एक सांस की वॉल्यूम है,
एक सांस की वॉल्यूम, जस्ट 1 ब्रीथ, है ना। अब ये ब्रीथ आप 1 मिनट में कितनी बार करते हो? 12 से 16 बार। तो अगर आप 1 मिनट के हिसाब से अपनी टाइडल वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगी बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 500 करना ज़रा सा, कितना आता है? 6000 आ जाता है। तो 6000 से 8000 ml मैं मान के चलती हूँ कि इतना आपका पर मिनट होता है। अभी आपको ह्यूमन जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसके 1 आवर में निकालना है। दिस इज़ फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, 6000 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे आप, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चों? 3,60,000 ml, है ना। कुछ कुछ इसके अराउंड जाएगा, या फिर 3,60,000 से 4,80,000 तक, है ना। तो ये आपका कुछ कुछ हो जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते, तो ये आर के बेसिस पे आपका हो जाता है। सो इस हिसाब से बच्चों हमारा हुआ एनसीईआरटी सोल्यूशन कंप्लीट इस वाले चैप्टर का। आप मुझे बताइएगा कि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।